बताएगा कि जो पिछले 75 साल में ऐसा भ्रष्टाचार आपने कहीं देखा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी और सरकार में आपने ऐसी लूट मारी, छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता देखी है क्या? भाइयों बहनों, 2014 में जिस क्षण आपके दिल में इस नरेंद्र मोदी के लिए प्यार उमड़ा था, उसी क्षण मैंने ये सोच लिया था कि अब इस देश की जनता इस नरेंद्र मोदी को इस जीवन काल में नहीं भूल पाएगी। निकल देंगे। अच्छा, मैं मेरे मीडिया के बंधुओं से एक बात कहना चाहता हूँ। ये पेपर लीक क्या है जी? ऐसा मुद्दों से कोई टीआरपी मिलती है क्या? पिछले दिनों मैं यहाँ से पूरे काफिले के साथ में इटली का दौरा करने गया था और मैंने कहा कि इस देश की मेलोडी इटली के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। प्यारे मीडिया के बंधुओं, आपने जिस तरह से मेलोडी की चर्चा अपने हर प्राइम टाइम के शो में करी थी, इस नरेंद्र मोदी का सीना गर्व से गदगद हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत से साथी दिनेश जी जाखड़ हमारे बीच आए हैं। देश के जंतर मंतर पर भी किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी टिकैत, जो पिछले दिनों 13 महीने चले किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा थे, उन्होंने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर विद्यार्थियों को समर्थन दिया है और कहा है कि विद्यार्थियों पर अब अगर लाठी गोली चलेगी तो लाठी गोली विद्यार्थियों से पहले एक किसान की छाती पर लगेगी। साथी अभी आ रहे हैं, तब तक मैं एक राहत इंदौरी साहब हैं, उनकी एक शायरी है वो आपके सामने दोहराना चाहूंगा। आप भी हमारे साथ साथ दोहराइएगा। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसलत है, जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे।
किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब साथी दिनेश जी जाखड़। साथियों, हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन टिकट किसानों के नेता साथी दिनेश जी जाखड़ हमारे बीच है। अपना समर्थन के लिए साथी से निवेदन है, साथी अपनी बात रखकर हमको समर्थन। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सीकर के इस ऐतिहासिक चौराहे कल्याण सर्किल पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ, और ये धर्मेंद्र प्रधान गिरा है, ज्यादा चिंता की जरूरत है, सरकार नहीं गिरी अभी, प्रधान गिरा है। तो वहां जो प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसकी मांग है कि पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। अब जो नेशनल मीडिया टेलीविजन वाला, कई दिनों से हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो सवाल पूछते हैं कि साहब धर्मेंद्र प्रधान की कैसे जिम्मेदारी हुई। तो मैं यहाँ कल्याण सर्किल पे जो अब ये मिनी जंतर मंतर है, ये सीकर का जंतर मंतर है, यहां से आप सभी की सहमति से एक बात कहना चाहूंगा। अगर किसी मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, ट्रक से अगर कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो दोष किसका है कानून में? ड्राइवर का है या गाड़ी का है? तो शिक्षा मंत्रालय का ड्राइवर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वो है धर्मेंद्र प्रधान, जिसने भारत के संविधान के अंतर्गत शपथ ली है कि वो अपने विभाग में शिक्षा से संबंधित काम करेगा। अब 12 साल से बीजेपी की सरकार है, हमें पता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, अभी पता चला है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, वरना 1.5 महीने पहले शायद किसी को पता नहीं था कि और कौन है मंत्री, कौन सा। एक गडकरी का पता है, एक राजनाथ सिंह का पता है, 4-5 के अलावा मंत्रियों का पता नहीं है। सारी की सारी सरकार पीएमओ से चलती है। अब आप लोग शांति से सुनना समझना बोल। एक सूफियों की पुरानी कथा है, सूफी एक पंथ होता है मुस्लिम समुदाय में, उनकी पुरानी कथा है, वो सुनना और फिर समझना। इस सरकार को ज्यादा किताबें पढ़ने की और बहस करने की जरूरत नहीं होगी, उस कथा को याद कर लेना चाहिए। एक गांव था पहाड़ी के किनारे, उस गांव में एक भेड़ चराने वाला था, पुराने जमाने की बात है, भेड़ चराने वाला था। वो रोज अपनी भेड़ें जंगल में लेकर जाता था चराने के लिए। दोपहर को उसकी पत्नी, क्योंकि गांव के नजदीक पहाड़ी और जंगल था, उसकी पत्नी खाना लेकर आती थी, उसे खाना खिलाती थी, वापस आ जाती थी। शाम को वो भेड़ अपने गांव में, अपने घर में लेकर वापस आ जाता था। एक दिन दोपहर का बाद का समय निकल गया, पत्नी खाना लेकर नहीं आई, उसे भूख भी लग रही थी और उसे चिंता भी सता रही थी, क्योंकि गांव के अंदर कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि कोई आदमखोर भेड़िया या इस तरह का कोई हिंसक पशु आया हुआ है। उसने सोचा क्या पता वो खाना लेने आ रही होगी, और उसी वक्त वो जो भेड़िया या आदमखोर या हिंसक जो पशु था उसने शिकार कर लिया होगा। भूख भी लग रही थी। अब जब दो चीजें इंसान में एक साथ हो जाती हैं, एक तो भूख लग रही है और एक चिंता लग जाए, तो बेचैनी हो जाती है। तो उसने सोचा भाई जाके पत्नी को संभालूं, घर जाके देख के आऊं वो सही सलामत है, बीमार तो नहीं है, कोई उसका कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। तो वो इधर उधर देखने लग गया। तो देखते देखते उसे पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा नजर आया।
वो लकड़हारा लकड़ी काटने आता था, जंगल में लकड़ी काटता था, उनको समेटता था, बाजार में बेचता था और उसके बाद अपने घर का राशन पानी लेके जाता था। तो वो खुश हुआ, उसने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि भगवान मेरे को चिंता लग रही थी, तूने देखो मेरा साथी भेज दिया। वो उसके पास गया, पेड़ के पास, और बोला भाई मेरा भी जंगल से वास्ता, तेरा भी जंगल से वास्ता, मैं यहाँ भेड़ चराने आता हूँ, पास मेरा गांव है और वो आज आई नहीं, मेरे को चिंता हो गई, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर ले और मैं अभी जाके खाना खाया आता हूँ, पत्नी को संभाला। अब वो जो लकड़हारा था उसको जल्दी थी, उसको दूर गांव जाना था। उसने ये सोचा कि ये कह रहा है भाई आओ बात करें, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने सोचा मन में, उसने हाथ से कह दिया इशारा करके, तू जा मेरे पास वक्त नहीं है। अब जो लकड़हारा था उसने सोचा ये कह रहा है तू बेफिक्र जा, मैं तेरी भेड़ों की रखवाली कर लूंगा। वो तत्काल जल्दी जल्दी गांव गया, गांव में देखा पत्नी बीमार थी। चिंता एक तो ये मिटी कि भाई कोई हिंसक पशु का शिकार तो नहीं हो गई, जानवर का शिकार तो नहीं हो गई। वैद्य जी के पास गया, वहां से दवाई ली, अपनी पत्नी को दवाई दी, फटाफट खाना खा के आया। अब अगर हम किसी और के हवाले अपनी कोई संपदा करके जाते हैं तो फिर हमें चिंता होती है, यार अनजान आदमी था, चोरी तो नहीं करने गया, भेड़ों का रेवट तो बेशकीमती होती। वो तत्काल तेजी से चलता हुआ आया, पहाड़ी की टेकड़ी पे पहुंचा तो उसने देखा तो जंगल में भेड़ें चरती हुई नजर आई उसको। तो उसने सोचा यार अच्छा परमात्मा ने आदमी भेजा, अच्छा आदमी मिला कि कितनी अच्छी तरह से रखवाली की है। लेकिन फिर भी उसको चिंता थी कि यार एक दो भेड़ इधर उधर गायब तो नहीं कर दी होगी इसने। तो उसने अपनी भेड़ों को गिना, 1 2 3 4 40, अली बाबा 40 चोर पूरी तरह से गिना। सारी भेड़ें उसको मिल गई। तो उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, आज के जमाने में ऐसे आदमी कहां मिलते हैं। उसके रेवड़ में एक भेड़ लंगड़ी थी। तो उसने सोचा इसको जब आएगा कसाई आएगा खरीद के ले जाएगा, इसको कटना तो वैसे ही है, लंगड़ाती कब तक ये जाएगी। उसने उसको गोदी में उठाया, गोदी में उठा के लकड़हारे के पास गया और जाके बोला दोस्त तूने मेरी भेड़ों की अच्छी तरह से रखवाली की, तेरे जैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, तेरा भी जंगल से वास्ता, मेरा भी जंगल से वास्ता, मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूँ और ये भेड़ तेरे को इनाम में देना चाहता हूँ। लकड़हारे ने देखा कि वो लंगड़ी भेड़ गोदी में लेके ये इल्जाम लगा रहा है मेरी भेड़ की टांग तोड़ दी। अब उसने कहा नहीं मैं तो पेड़ से नीचे उतरा ही नहीं यार, तू मेरे में झूठा इल्जाम लगाता है, मैंने तेरी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। ऐसे करके वो नीचे उतरा है, दोनों झगड़ने लगे। वो कह रहा है, भेड़ पालक कह रहा है कि मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूँ और ये भेड़ तेरे को इनाम में देना चाहता हूँ, मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तेरे से ज्यादा पैसे वाला हूँ, ये भेड़ मेरी इनाम में स्वीकार कर, मेरे से दोस्ती कर। लकड़हारा कह रहा है कि मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरा, तेरी भेड़ की टांग मैंने नहीं तोड़ी, तू मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। ऐसे करके दोनों बहस करने लगे। थोड़ी देर बाद एक घोड़े वाला घोड़े पे सवार आदमी आया, वो भी जंगल में रास्ता भटक गया था। तो उसने उनको पूछा, कहा भैया मैं जंगल में रास्ता भटक गया, मुझे फला गांव जाना है, तुम मेरे को रास्ता बता दो। अब भेड़ वाले ने उसको पहले पकड़ा। उसने सोचा भेड़ वाले ने कि ये कह रहा है कि तुम क्यों लड़ रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूं। उसने एक हाथ पकड़ा, एक हाथ पकड़ के कहा पहले मेरी बात सुन, मैं ऐसे ऐसे भेड़ चराने इसको संभला के गया था, इससे दोस्ती करना चाहता हूं और ये मेरे को मेरी दोस्ती स्वीकार नहीं कर रहा है। अब जब अपन भी देखते हैं, अब कहीं झगड़ा हो जाए दो आदमी तो कोई बीच में आए तो उसको अपन कहते हैं पहले मेरी सुन। उसने फिर कहा लकड़हारे ने पहले मेरी सुन, ये मेरे को झूठा इल्जाम लगाता है कि मैंने इसकी भेड़ की टांग तोड़ दी, मैं तो पेड़ से उतरा ही नहीं था, ये मेरे को झूठा इल्जाम लगा। अब वो जो अब सुनना या क्लाइमेक्स है, अब वो जो घोड़ा लेके आया था वो चोर था, घोड़ा चुरा के लाया था। उसने सोचा कि यार मारे गए, इसका मुंह देख के चोरी के लिए निकले थे, वो ना हो घोड़े के मालिक ये दोनों है और आज तो अपन पकड़े गए। अब वो घोड़े वाला कह रहा है तुम अपना घोड़ा संभालो, मेरे को जाने। अब हकीकत यहाँ क्या है, तीनों बहरे हैं, भेड़ वाला भी बहरा है, बोल सकता है सुन नहीं सकता, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा भी बहरा है,
बोल सकता है, सुन नहीं सकता। और घोड़ा जो चुरा के लाया है वो भी बहरा है, बोल सकता है, सुन नहीं सकता। और यही हमारी केंद्र की सरकार का चरित्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों की घास चरा रहे हैं देश की जनता को, भेड़ समझ रखा है उन्होंने। बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख। अब कह रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी उनको जो पेपर चोर है उनको जेल में भिजवा दूंगा। आज तक 12 साल में बोला कुछ किया। तो नरेंद्र मोदी बातों की घास चरा रहे हैं हमें। और दूसरा जो लकर आ रहा है वो गृह मंत्री अमित शाह है, जो हिंदू मुसलमान जात पात धर्म और क्षेत्रवाद करके भारत के लोगों को भड़का रहा है, लड़ा रहा है। और तीसरा जो घोड़ा चुराने वाला है ना, वो आरएसएस और बीजेपी है, जो वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रखी है। इसका चरित्र समझना है, चाल समझनी है, चेहरा समझना है। चरित्र क्या है इसका? चोरी, चाहे पेपर चोरी हो, चाहे वोट चोरी हो, चाहे धन चोरी हो, चाहे राम जी के मंदिर में चढ़ावा चोरी हो, कोई भी हो, इनका इतिहास है। कफन चोरी के इल्जाम इन पे लगे थे जब ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री था। कफन चोरी, जूते चोरी फौजियों के, और आज कहते हैं हम राष्ट्र के सच्चे सेवक हैं। तो इनका जो चरित्र है वो तो है चोरी, और इनकी जो चाल है वो लड़ाने की, भड़काने की है। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चाइनीज फंडिंग, हर आंदोलन के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। और इनका चेहरा है नरेंद्र मोदी, मेलोडी। इनका चेहरा है नरेंद्र मोदी। एप्स्टीन फाइल के आरोप इन पर लग रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी इन पर आरोप लगा रहे हैं। और मधु किशोर, आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध जिसने मोदी पे किताब लिखी है, वो इस पे चरित्र के आरोप लगा रहे थे। इनका चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ही है। अब मैं आपको कहना ये चाहूंगा, किसान आंदोलन के बाद ये जो नौजवानों का आंदोलन, छात्र आंदोलन चल रहा है, एक नई करवट है देश के लोकतंत्र में। दीवानियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, ये कौन कह रहा है? जंतर मंतर पर बैठे जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके सपोर्ट में उनके जो माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, या उनके जो सीनियर है, नौकरी पेशा वाले, खाना भिजवा रहे हैं, हैदराबाद से भिजवा रहे हैं, पुणे से भिजवा रहे हैं, बम्बई से भिजवा रहे हैं, जयपुर से भिजवा रहे हैं, हमारे सीकर से भिजवा रहे हैं खाना। जो खाना ले जाने वाले ये स्विगी, मैकडोनाल्ड और इस तरह के जितने भी है ना, उनको वो ऑर्डर देते हैं कि खाना भिजवा दो। तो आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, जंतर मंतर मिलेगा आपको रोशनी में आज, और आज यहाँ रख जगह अपना भी, कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। ये कह रहा है यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का युवा नौजवान छात्र कह रहा है कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। और अब तो आंधियां ही करेगी रोशनी का फैसला, अब तो आंधियां ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया बच जाएगा। आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। अब तो आंधियां ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया बच जाएगा। दिया वही बचेगा जिसमें रोशनी होगी। जो रत जगा करेगा उसे ही पता है देश के लोकतंत्र को कैसे बचाना है, अपने हक और अधिकारों को कैसे बचाना है, कैसे लड़ना है लोकतांत्रिक तरीके से, किस तरह से इस सरकार से लड़ना है, जिसका चाल चरित्र और चेहरा कथा के माध्यम से मैंने आपको बताया। आज जब इंटरव्यू देते हैं जो बच्चे जंतर मंतर के, उनके इंटरव्यू सुनो, बच्चे 15 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल के। आश्चर्य होता है कि हम तो कुछ नहीं, उनके सामने इतनी नॉलेज है उनको सारी चीजों का, सरकार का, सरकार के प्रबंधन का, किस तरह, और उनकी मांगे क्या है, साधारण सी मांगे हैं, उनको अपना वो देश का भविष्य है। तो हम आज इस कल्याण सर्किल से ये कहना चाहते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस है सीकर की, वो रिपोर्ट भेजेगी, आईबी मोदी को भेजेगी, सीधी यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भेजेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो नौजवान आज रात को 12 बजे तक भी नहीं, सुबह 6 बजे तक भी यहाँ आपको मौजूद मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और जो नौजवान वहां मुकदमे उन पे लगाए वो मुकदमे वापस हो, और जिन्होंने पेपर लीक के बाद आत्महत्या की है उन छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। 5 लाइन और कह दूं एक बार,
शांत पानी में आप कंकर फेंक कर दावा करें, शांत पानी में आप पानी ठहरे हुए पानी में अपन कंकर फेंकते हैं तो क्या होता है? हलचल, पानी की गोल गोल रेखाएं बनती है। तो शांत पानी में आप कंकर फेंक कर दावा करें, न उठे लहरें न सारा जल हिले, ये सच नहीं। न उठे लहरें न सारा जल हिले, ये सच नहीं। तुम जरा संकल्प लो नफरत भरे विध्वंस के, खत्म होंगे ही नहीं ये सिलसिले, ये सच नहीं। ये नहीं आंधी के ये तूफान के आसार हैं, ये नहीं आंधी के ये तूफान के आसार हैं। हिल रही हो नीम रह जाए किले, ये सच नहीं। ये नींव हिल रही है धर्मेंद्र प्रधान के रूप में। मोदी सरकार भी नहीं रहने वाली है 2029 के चुनाव के अंदर। आप देखना, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय